डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू क़याम पाकिस्तान के दौरान होने वाले फसादात और पंजाबी शायरी, इसका कुछ अहवाल बयान करेंगे। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर तमाम दुनिया इक़्तिसादी बहरान का शिकार हो गई। सनती ममालिक तो एक जानब अंग्रेज़ी मकबूज़ात पर भी इसका गहरा असर पड़ा। मज़दूरों की हड़तालें, बेरोज़गारों के जुलूस, इज्तमाही ख़ुदकशियाँ रोज़ाना का मामूल बन गईं। अवाम के पास पैसे की कमी के बायस सनती माल गोदामों में गलने सड़ने लगा। ये सूरत हाल पंजाबी माशरे में समाजी और माशरती तब्दीलियों के लिए नहायत साजगार थी। अवाम भूख और नंग का शिकार थी। तबकाती जद्दोजहद करने वालों ने अपने मकासद के लिए इसे खूब इस्तेमाल किया, जिसके बायस अवाम में समाजी शऊर बढ़ा और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यही ज़माना तहरीक पाकिस्तान और तरक्की पसंद तहरीक का भी था। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का एहसास शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अवामी बेदारी चार जानब फैल चुकी थी। गैर मुल्की हुक्मरानों जाबर व ज़ालिम के ख़िलाफ़ बगावत की बुनियादें रखी जा चुकी थीं। हम यहाँ तरक्की पसंद तहरीक की तारीख़ बयान नहीं करते, बल्कि वो हालात और वजूहात बयान करना चाहते हैं जिसके बायस अवाम में समाजी शऊर बढ़ा और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम देखते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक के दो अदवार हैं, एक आज़ादी से पहले का और दूसरा असूल आज़ादी के बाद का। पहले दौर का मकसद अवाम को ग़ुलामी की लानत का एहसास दिलाकर इनमें सियासी शऊर पैदा करना था ताकि असूल आज़ादी की इज्तिमाई जद्दोजहद का हिस्सा बन सकें, और दूसरे दौर का नस्बुलैन हासिल करदा आज़ादी में गैर मुल्की शातिरों की चाल को उजागर करना, आज़ादी को फ़ी नफ्से ही मंजिल करार देने वालों की तकज़ीब और पैदाशुदा सियासी शऊर से गिरदो पेश के मसाइल का अदबी तज्ज़िया करना था। तरक्की पसंद तहरीक से हमारा इत्तफ़ाक़ हो या ना हो, मगर हम समझते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक की सियासी मसलियतों और नज़रियाती वाबस्तगियों से कतई नज़र ये बात तस्लीम कर लेने में कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए कि तरक्की पसंद अदब ने इस्तेसाली निज़ाम और इसकी इक़दार के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद किया और ऐसे मसाली समाज का तस्वर पेश किया जिसमें इस्तेसाल की गुंजाइश ना हो। तरक्की पसंद अदीबों ने मज़लूम इंसान की तर्जुमानी की और समाजी अमल में अपना किरदार हरकी कुव्वतों का साथ देकर अदा किया। हमने इत्तफ़ाक़ यानी तरक्की पसंद तहरीक से इत्तफ़ाक़ करें या ना इत्तफ़ाक़, हमने इत्तफ़ाक़ और ना इत्तफ़ाक़ी करने वाली बात इस पस मंज़र में की है कि बाज़ दानिशवर इस तहरीक को असल मसाइल से आँख चुराने का बहाना समझते हैं, मगर हमारे ख़्याल में तरक्की पसंदी इंसान दोस्ती का दूसरा नाम है। इसकी मुखालिफिन का ख़्याल है कि तरक्की पसंद मज़दूरों, किसानों और पसमंदा तबके के नाम पर सियासत करते हैं। इसके बारे में हम समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। तरक्की पसंद अदीब इंसानी अज़मत की तसव्वुर का एक मखसूस फ़िक्री, नज़री और अमली मफ़हूम रखते हैं। वो मुआशरे में इंसान की बेकदरी, ज़लालत और मज़लूमियत सिर्फ़ मुलाहिज़ा ही नहीं करते, बल्कि उनकी तहरीरों में इन्हीं मेहनत कशों, मजबूरों और ज़िल्लतों मारी अवाम का ज़िक्र मौजूद होता है। चंद शेर देखें। पूरे शहर नूं वेखण तो ये बेहतर है, एक बंदे नूं सड़क ते सुता वेख लवो। इंसान दोस्तों के नज़दीक इंसानी अज़मत का मसला सिर्फ तजरीदी सतह पर नहीं, बल्कि इसे साइंसी बुनियादों पर तारीख़ी और अमली मफ़हूम में समझना चाहिए ताकि इंसानी अज़मत की सही और दुरुस्त मंजिल तक पहुँचा जा सके। वो मकतबा फ़िक्र जो इंसानी अज़मत को सिर्फ तजरीदी बुनियादों पर देखने पर ज़ोर देता है, वो सज्जाद हारिस के बकौल अवाम को गैर सियासी और अमल से आरी बनाना चाहता है। वो लिखते हैं कि इंसानी अज़मत को सिर्फ तजरीदी बुनियादों पर समझने वाला दरअसल अपने मुक़द्दस और माबाद तबीयाती तसव्वुर में मादी और सियासी आलाइशों को बनज़र तहसीन नहीं देखता था। ख़ास तौर पर फ़िक्र व फ़न को वो इन आलाइशों से पाक और मुसफ़्फ़ा देखना चाहता था। मग़रब से लेकर मशरक़ तक इस नौ की गैर सियासी फ़नी मखलूक हर ज़ुबान और अदब में देखी जा सकती है। अनकोट। लिहाजा ऐसी मखलूक
یعنی ادیب اور دانشور انسان دوست نہیں ہو سکتے جو خود تو زندگی مادی اصولوں کے عین مطابق بسر کریں جبکہ عوام کو آسمانوں بلکہ عالم بالا میں رہنے کا درس دیں، بلکہ علامہ اقبال کے بقول وعدہ حور پر ترخا دیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انسان جس عدم تحفظ، خوف اور انسانی زندگی کی ناقدری کے احساس سے نڈھال دکھائی دیتا تھا، کیا میں پاکستان کے وقت انسانوں کا قتل عام اور انسانیت کے بے حرمتی نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ پنجابی شاعروں نے انسان کا انسان پر سے اعتماد اٹھنے، انسانی اقدار کے مٹنے اور انسانی رشتوں کے ٹوٹنے کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اس قسم کی شاعری کو ہم دو قسموں میں بانٹ سکتے ہیں، یعنی فسادات کے فوری بعد لکھی جانے والی شاعری اور فسادات کے کچھ عرصہ بعد کی شاعری۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کے بقول پہلی قسم کی شاعری میں واقعات کو تجربے کی بٹی میں پکنے کا موقع نہ ملا اور نہ وہ معروضیت قائم رکھ سکی اور نہ ہی اس میں جذبات پر قابو رکھا جا سکا، اس لیے زیادہ تر شاعری تاثر قائم رکھنے سے عاری رہی۔ مگر فسادات پر لکھی جانے والی امرتا پریتم، احمد راہی اور شریف کنجاہی کی شاعری زیادہ تر مذہب سے بالا ہو کر لکھی گئی شاعری ہے۔ ایسی دکھ بھری شاعری کو شعوری سطح پر پرکھنے اور فسادات کے دوران اور بعد میں لکھی جانے والی شاعری پر تبصرہ کرنے سے پہلے عبداللہ ملک کی درج ذیل تحریر پر غور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق تقسیم ہندوستان کے وقت ہندوستان میں ہونے والے فسادات کو اسی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوٹ: عوام کے مختلف طبقوں میں پہلی عالمگیر جنگ نے جو رد عمل پیدا کیا تھا، اس کو خلافت اور کانگریس نے ملکی مسائل سے زیادہ مذہبی اور آفاقی بنانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود عوام کا غم و غصہ برطانوی ملوکیت کے خلاف ہی رہا، اور اس طرح جنگ کے خاتمے نے متحدہ ہندوستان میں ایک عظیم الشان سامراج دشمن تحریک کو جنم دیا۔ اس عظیم تحریک میں سبھی طبقے اپنے اپنی خواہشوں اور تمناؤں کو لے کر شریک ہوئے، لیکن جب متحدہ ہندوستان کے رہنماؤں نے بیچ راہ میں ہتھیار ڈال دیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف مایوسی اور نا امیدی کی فضا پیدا ہو گئی، اور جس پر امید خوشگوار مستقبل کے خواب نے عوام کے مختلف طبقوں اور مذاہب میں اتحاد کی فضا پیدا کی تھی اور ہندو مسلم ایک اٹوٹ دیوار بن گئے تھے، اسی متحدہ دیوار میں شگاف پڑنے لگے اور چاروں طرف ہندو مسلمان دست و گریباں ہونے لگے اور فسادات کا ایسا ریلا چل نکلا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دراصل مسلمان اور ہندو رہنماؤں کی مشترکہ نااہلی یا سازش کے باعث عام انسانوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا گیا، لاکھوں انسان قتل کر دیے گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر امرتا پریتم کا دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ پنجاب کے مشترکہ دانشور وارث شاہ کو مذہب سے بالا ہو کر پکارتی ہیں۔ اس فریاد کے دوران اس کا سکھ ہونا پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی آواز پنجاب کی اجتماعی آواز بن کر ابھرتی ہے۔ ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن، اٹھ درد مندا دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی پری جناب، کسے نے پنجاں پانیاں وچ دتی زہر رلا تے انہاں درد نوں دتا پانی لا، اس زرخیز زمین دے لولوں پھٹیا زہر۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے وارث شاہ، جب پنجاب کی ایک بیٹی نے آنسو بہائے تو نے اس کی ہمدردی میں ایک عرصہ تک بین کیا، لیکن آج تو پنجاب کی کئی بیٹیاں رو رو کر تجھے پکارتی ہیں۔ اے درد مندوں کے وارث، اٹھ اور اپنے پنجاب کو دیکھ، آج جنگلوں میں لاشیں بکھری پڑی ہیں اور چناب خون سے بھرا ہوا ہے، کسی نے 5 پانیوں میں زہر ملا کر سرزمین پنجاب میں چھوڑ دیا ہے، جس سے اس زرخیز زمین کے بال بال سے زہر اگایا ہے، جس میں بالشت بھر خون کی سرخی ہے اور قہر کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ یوں پنجاب کا دکھ بیان کرتے کرتے اس کی ہچکی بن جاتی ہے، مگر پنجاب پر ہونے والے ظلم کی داستان ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لوگوں کی رگ رگ کو زخموں سے چور چور کر دیا گیا۔ آہو فغاں کرتی عوام نے آزادی کے لیے قربانی دے کر حکمرانوں کے وارے نیارے کر دیے۔
इस खून खराबे का दर्द आज तक लोगों के जहनों से नहीं निकल पाया। हकीकत तो ये है कि हुक्मरानों ने जानबूझकर ये खून की होली खेली ताकि लोगों को अपनी जान के लाले पड़ जाएं और वो उनसे अपनी गुर्बत, बीमारी और बेबसी का हिसाब मांगने के काबिल ना रहें। यहाँ एक वाक़या बयान करता जाऊँ। मैंने साबिक़ वज़ीर आज़म मलिक मेराज खालिद से एक बार सुना कि वो कहते हैं कि असल में इसका पस मंज़र भी आपको बयान कर दूं कि मैंने एक अफसाना लिखा, इनकलाब जिंदाबाद। तो मैंने उनको सुनाया जब वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर थे, तो उन्हें मैंने सुनाया तो मुझे कहने लगे, ओ काका और ना छापी हो इनू एवं किसी गोली का निशाना बन जाएगा। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा मलिक साहब खैर हो? कहने लगे पुत्र 47 याद ही? मैं कहा जी सर। 47 विच ये इशराफिया ते उन्हां दे एजेंट अनआर्गनाइज्ड सन ते फिर भी 25-30 लाख बंदा मारिया उन्होंने आज़ादी के नाँ ते पुत्र हुण वो बड़े मुनज़म हो चुके हैं। हुण कोई भी ऐसी आवाज़ जिहड़ी उन्हां दे इकतदार वास्ते खतरा होवे, भावें वो छोटी जी किरण ही क्यों ना होवे, जिहड़ी लोकां दे ज़हन विच शऊर देंदी है, ओहो जे बंदे नूं बिल्कुल नहीं छड्डदे ते एवें ही राह जांदा किते राहगीर की तरह मारिया जावेगा ते अगले दिन सुर्खी भी नहीं छपनी, अखबार 'च भी नहीं छपना। तूं जे छप भी गया तो एक अंदर वाले सफ़े ते किते लिखिया होवेगा कि तेज़ रफ्तार गाड़ी ने। तो इहो जे काम ना कर, छड़ पड़े इनकलाब जिंदाबाद के नारे लाना छड़। तेनू मेरे को कोई सबक नहीं सीखिया तू। तो मैं उनकी बातों से तब हैरान होता था और आज भी हैरान हूँ कि ऐसा शख्स कैसे वहाँ तक पहुँच गया। खैर ये एक लंबी कहानी है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये हमारा मौजू नहीं है, ये किसी वक्त हम फिर बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जब लोगों ने अपनी गुर्बत, बीमारी का हिसाब तब मांगा तो उन्हें खून की नदियाँ बहाकर उसका हिसाब दिया गया। आज भी आप मांग लें, आज आपने रसीदें मांगी हैं ना, आपके सामने है। तो जिन्होंने रसीदें नहीं देनी, आप देख लें क्या हाल कर रहे हैं वो सबका। फसादात पर लिखी जाने वाली शायरी का शऊरी सतह पर जायज़ा लेने की ज़रूरत है और इसके पीछे छुपी साजिश को बेनकाब करने की भी ज़रूरत है। इंसान दोस्त पंजाबी शायरों ने अपना ये फरीज़ा अपनी बसात भर ज़रूर निभाया है। अहमद राही का अंदाज़ ज़ाहिरी तौर पर जज्बाती है, मगर थोड़ा सा गौर करें तो लगता है कि उन्होंने इस कत्लेआम के पीछे छुपी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश की है। उनकी नज़म त्रिंजन के ये शेर देखिए जिसमें जज्बाती माहौल पैदा किया गया है। सदरां वालिए माए ना हत्थां नूं मेहंदियां लाइयां, ना सगना दे गाने, ना सईयां ने डोलियां गाइयां, ना परजाइयां सुरमे पाए, ना कोई सेहरियां वाला आया, ना डोली वीरां टोरी। ए हसरतों से लबरेज माँ ना हाथों पर मेहंदी लगाई और ना शादी के गीत गाए, ना दूल्हे वालों ने नगमे गाए और ना दूल्हे की भाभियों ने 16 श्रृंगार किए, ना कोई सेहरे सजा के आया और ना ही बाइयों ने डोली रवाना की। अब कुछ और देखें शेर जिसमें माहौल को थोड़ा सा संजीदा बनाने की कोशिश की गई है। जिस दे हथ बाँ आई लै गया जोरो जोरी, चार चुफेरे नाग शूक दे, लखां हंजू पे कूक दे, कोई न सुनदा हाड़े। जिसके हाथ में जेवरात से लदा हुआ बाजू आया वो उसे इंसानी जिस्म से काट कर ज़बरदस्ती ले गया। चारों तरफ अजदहों के दिल दहलाने वाली आवाज़ें हैं और मजलूमों के आंसू बह रहे हैं, उनकी फरियाद भी कोई नहीं सुनता। इसके बाद अहमद राही शऊरी सतह पर इस कत्लेआम के असल किरदारों को बेनकाब करते हैं। हत्थीं जिन्ना ने अग्गां लाइयां, महल माड़ियां वाले, सरकारे दरबारे, पटके बन बन बैंदे, उच्चे हो बैंदे। जिन्होंने अपने हाथों से आगे लगाई ये वही लोग हैं जो मोहल्लात में बसते हैं और उनकी बड़े सरकार और दरबार से ताल्लुक़ है। ये बड़े बड़े पगड़ पहनते हैं और महफिलों में ऊंची नशिस्तों पर बैठते हैं। यानी ये सब उन बड़े बड़े पगड़ बांधने वालों और मोहल्लात में रहने वालों की करतूतें थीं और आज भी ये सिलसिला जारी है। इस तबके का आम आदमी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही कोई रिश्ता नाता, क्योंकि असी मज़ारे कमी ओ जगीरा वाले।
बेटियों और बहनों के सुहाग को उछालने वाले हुक्मरानों के लिए ये सब कुछ खेल तमाशे से बढ़कर कोई हैसियत नहीं रखता। यूं फसादात के दौरान मरने वाले कमीनजादों और उनकी लाशों पर सियासत करने वाले हुक्मरानों के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ गए। हुक्मरान तबका अपनी सियासत चमकाता रहा और पंजाबी शायर इंसानों पर होने वाले इस जुल्म की दास्तान को बयान करता रहा। शरीफ कुंजाही ने भी जब जज्बाती सतह पर फसादात के मामले को देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गए, सोचनावा दुनिया नूं कई वग गई है, इक्को जही हर पासे अग लग गई है। सोचता हूँ कि दुनिया को क्या हो गया है, हर तरफ एक जैसी आग लगी हुई है। मगर जब उन्होंने इस नफसा नफसी पर खूब गौर किया तो वो भी समझ गए कि मामला इतना आसान नहीं जितना दिखाई देता है। इसके पीछे पूरी फ़िलासफ़ी अमल पैरा है। एक ख़तरनाक साजिश इस कत्लेआम को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ा रही है। ये ख़तरनाक हालात हैं, मगर इनसे अवाम का निकलना नामुमकिन तो नहीं मगर मुश्किल ज़रूर है। वो दुखों भरी ज़िंदगी पर जब निगाह डालता हूँ, कहते हैं तो उन्हें शऊरी सतह पर इस बात की समझ आ चुकी थी, तभी तो वो मायूसी का शिकार होकर लिखते हैं, इकल वांझे बह बह सोचा कद परतन दियाँ रुतां, अजे ते चार चुफेरे तक्कां ओहो उलत गुड़ता, ओहवा बगले बगतां दा नदियां ते डेरा लाना, ओवा बोलियां मच्छियां दा पौं पौं के धोखा खाना, दुखां दर्दां मारी दुनिया वल झाती पाना, सोचां दे डूंगे वहणां दे विच रुड़ना गो ते खाना। मफहूम, तन्हा बैठे बैठे अक्सर सोचता हूँ कि कब ये मौसम तब्दील होंगे। अभी तो चारों तरफ एक जैसा मौसम है। इन्हीं बगलों ने ताहाल नदियों पर डेरा जमाया हुआ है और बेचारी मछलियाँ घूम फिर कर इन्हीं की खुराक बन रही हैं। दुख दर्द की मारी दुनिया की तरफ निगाह डालता हूँ तो दुख भरी लहरों में गोते खाता हुआ बहता चला जाता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मायूसी को मुआशरे की मायूसी बनाकर पेश करते हैं। उनकी शायरी इंसान दोस्त शायरी है। अपनी तरक्की पसंद सोच के नतीजे में वो इस बात से आगाह थे कि गुर्बत ज़दा लोगों के लिए फ़लसफ़ियाना बातें करना और साथ ही अखनी खोर में खाना नसीब में नहीं होता। वो बेचारे तो अपना खून पीते हैं, अपनी हड्डियों का सौदा करके जीते हैं। शरीफ कुंजाई इस बात से मुकम्मल आगाह थे कि अहद हाज़िर के तबकाती समाज में हुक्मरान तबके को सिर्फ़ आज़ाद ख्याली और लाउबालीपन की बातें ही पसंद हैं। और जे मैं आखां असी तुसी आ एक आदम जाए, क्यों मुड़ एक वगारा कटे ते एक वेलियां खाए। जे मैं आखां बुढ़े वेले टोकरी ना कोई ढोवे, जे मैं आखां मिस्सा लूणा सारे रल के खाइए, एक दूजे दियां बाहां बणीए नाले पार वंडाइए। जे मैं आखां झगड़ियां वालियां सारियां मिसलां ठप्पीए, मार मकाओ गल्लां दे विच ना हफिए ना खपीए। अगर मैं ये कहूँ कि हम और आप एक आदम की औलाद हैं तो फिर क्यों एक मशक्क़त का शिकार है और दूसरा आसान ज़िंदगी बसर करता है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में कोई बेघर ना हो और अगर मैं कहूँ बवक्ते पीरी कोई मशक्क़त ना करे और अगर मैं कहूँ कि सबको एक जैसा खाने को मिले और हमें एक दूसरे का बाजू थाम कर मुश्किल वक्त में साथ रहना चाहिए और अगर मैं कहूँ कि झगड़ों वाली तमाम मिलों को बंद करके इसका हल बातचीत से निकालिए, तो फिर ता मैं पैड़ा ता मैं झूठा मेरे बोल अवले, तब मैं बुरा झूठा और मेरी बात पागलों जैसी करार पाएगी, क्योंकि चंग तुहाडी हट्टी विकदा सच तुहाडे पल्ले। क्योंकि अच्छी चीज़ें सिर्फ आप ही के पास यानी शराफिया के यहाँ ही बिकती हैं और सच बोलना तो सिर्फ उन्हीं का खासा है। ये था कुछ अहवाल फसादात के हवाले से लिखी गई शायरी और उस दौर के यानी क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद के सियासी हालात का मंजरनामा पंजाबी शायरों की नज़र में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आएगा। आपका बहुत शुक्रिया।